आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बात एक ऐसे असली भू राजनीतिक ऑपरेशन की होगी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 18 मार्च 1980 यही वो तारीख थी जब एक भारतीय अंडरकवर एजेंट को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों के जाल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिला था। कालानुक्रमिक क्रम में देखें तो ये एक ऐसी घटना है जिसने खुफिया इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। एक डीप कवर इंटेलिजेंस एजेंट आखिर कैसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक पूरे देश के खुफिया नेटवर्क की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलता है? ये सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। जरा सोचिए, एक एजेंट जो सालों से दुश्मन की जमीन पर उन्हीं के लोगों के बीच पूरी तरह से घुल मिल गया था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा? और उससे भी बड़ा सवाल, उसने ये नामुमकिन सा एस्केप किया कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। भाग 1, 1971 के बाद का खुफिया युद्ध। इस पूरी कहानी की जड़ें उस दौर से जुड़ी हैं जब भू राजनीतिक तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद का समय। इस दौरान पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI सिर्फ जानकारी जुटाने वाली एजेंसी नहीं रह गई थी। स्रोतों के मुताबिक ये पूरी तरह से प्रतिशोध यानी बदले की भावना से काम करने वाली एक संस्था बन चुकी थी। इसका पूरा फोकस भारत और उसके अदृश्य लक्ष्यों पर था। खैर, इसी गंभीर खतरे को देखते हुए भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1970 के दशक के अंत में एक बेहद खतरनाक और अभूतपूर्व डीप कवर मिशन शुरू करने का फैसला लिया। और ये भारी जिम्मेदारी दी गई एक युवा अधिकारी को, जिनका नाम था अजीत डोभाल। भाग 2, 7 साल गहरा अंडरकवर। ये कोई आम मिशन नहीं था। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसे जासूसी की धीमी और थका देने वाली दुनिया में जिंदा कब्र कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अंडरकवर जाने का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना या नया नाम रखना नहीं होता। इसके लिए अपनी असली पहचान का पूरी तरह से नामो निशान मिटाना पड़ता है। एक नया धर्म अपनाना, एक बिल्कुल नई पृष्ठभूमि तैयार करना, बेदाग उर्दू बोलना, नमाज पढ़ने का सटीक तरीका और स्थानीय रीति रिवाजों में इतनी महारत हासिल करना कि खुद ISI के एजेंट्स को भी कभी शक ना हो। ये कोई एक्टिंग नहीं थी, ये जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। बस एक छोटी सी गलती और कहानी वहीं खत्म। और ये सब कोई 1 या 2 महीने नहीं चला, बल्कि पूरे 7 साल। 7 साल! ये संख्या अपने आप में इस बात की गवाही देती है कि बिना एक पल के सुकून के लगातार मौत के साए में एक नकली जिंदगी जीना कितना भयानक मानसिक और शारीरिक दबाव रहा होगा। हर सुबह उठकर बस यही सोचना कि क्या अगली सुबह देखने को मिलेगी भी या नहीं। और ये शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि उन 7 सालों में असल में क्या हासिल किया गया। ये सिर्फ वहां बचे रहने की लड़ाई नहीं थी। ISI की बैठकों में शामिल होकर, उनके बड़े अधिकारियों के करीब पहुंचकर उस अंडरकवर एजेंट ने ऐसा डेटा निकाला जो कोई भी एडवांस सैटेलाइट कभी नहीं दे सकता था। पाकिस्तानी सेना की गुप्त योजनाएं, ISI के काम करने के तरीके, भारत विरोधी साजिशें और सबसे अहम बात, उन भारतीयों की पहचान जो दुश्मन के इशारे पर काम कर रहे थे। ये खुफिया जानकारी भारत के लिए सच में अमूल्य थी। भाग 3, ISI का शिकंजा। जासूसी की दुनिया में लुका-छिपी का कोई भी खेल हमेशा के लिए नहीं चलता। समय के साथ खतरा अब बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। स्रोतों से पता चलता है कि ISI को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उनकी हर चाल पहले ही पड़ी जा रही है। उनके बीच ही कोई ऐसा मौजूद है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। बस इसी शक के आधार पर एक विशेष ISI सेल का गठन किया गया। एक जाल बुना जाने लगा। हर उस व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जाने लगी जो थोड़ा भी अलग बर्ताव कर रहा था या जो जरूरत से ज्यादा जानता था। हवा में शक पूरी तरह से घुल चुका था। और फिर वो रात आई। बाहर कुछ असामान्य सी हलचल थी। जब खिड़की से बाहर देखा गया तो गली के कोने पर ये 2 आदमी खड़े नजर आए, शांत लेकिन तेज नजरों वाले। एक प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी के लिए अजनबी चेहरों का ये दृश्य ये समझने के लिए काफी था कि अब कवर उड़ चुका है, जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका था। यहीं से शुरू होता है असली काउंटडाउन, सिर्फ 24 घंटे। अगर इस छोटी सी समय सीमा के भीतर पाकिस्तान की सीमा पार नहीं की गई तो 7 साल की वो पूरी मेहनत, सारे खुफिया राज और वो जिंदगी, सब कुछ हमेशा के लिए दफन हो जाता। भाग 4, 24 घंटे का एस्केप। क्लाइमैक्स। अब हम इस घटनाक्रम के सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा एस्केप
जो पूरी तरह से नर्व्स और टाइमिंग का खेल था। भागने से पहले का सबसे पहला और जरूरी कदम था अपनी मौजूदगी को बिल्कुल शून्य कर देना। कमरे में मौजूद हर वो चीज जो असली पहचान से जुड़ी हो सकती थी, उसे बेहद तेजी से लेकिन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मिटाया गया। सारे दस्तावेज जला दिए गए, सुराग नष्ट कर दिए गए। उस कमरे को ऐसा बना दिया गया मानो वहां कभी कोई रहा ही ना हो। दुश्मन के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगना चाहिए था। अब यहाँ जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि दोनों पक्षों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं में कितना बड़ा अंतर था। जब एस्केप शुरू हुआ तो ढोबाल का तरीका बिल्कुल शांत था, सड़कों पर एक आम इंसान की तरह चलना बिना किसी डर या जल्दबाजी के। वहीं दूसरी तरफ पीछा कर रहे आईएसआई एजेंट काफी घबराए हुए थे और पागलों की तरह खोजबीन कर रहे थे। एक भी गलत कदम या बस पीछे मुड़कर देखने की घबराहट सब कुछ खत्म कर सकती थी। ये आत्मनियंत्रण का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। पीछा करते हुए एजेंटों को चकमा देने के लिए एक बहुत ही सटीक सामरिक कदम उठाया गया। कराची के एक बेहद शोरगुल वाले और भीड़-भाड़ वाले बाजार का चुनाव किया गया। बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ उस भीड़ का हिस्सा बनना और उसी भीड़ की आड़ में खुद को पूरी तरह से गायब कर लेना। जब तक आईएसआई के अधिकारी पागलों की तरह भीड़ में तलाश करते, तब तक लक्ष्य उनकी नजरों से कोसों दूर जा चुका था। भीड़ से निकलने के बाद कराची की संकरी और शांत गलियों से होते हुए एक पहले से तय की गई सुनसान जगह पर पहुंचना था। वहां एक और भारतीय एजेंट मौजूद था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी मुलाकात के दौरान कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई इशारा तक नहीं किया गया। सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज हाथ में थमाया गया जिसमें एक गुप्त सुरंग के निर्देशांक थे जो सीधे सीमा पार ले जाती थीं। ये खामोश संचार खुफिया दुनिया की गजब की सटीकता को दर्शाता है। वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक पुरानी जर्जर इमारत के नीचे बनी एक संकरी, घुटन भरी और बिल्कुल अंधेरी सुरंग, जहां सीधा खड़ा होना तो दूर की बात थी, घुटनों के बल सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच रेंगते हुए आगे बढ़ना था। ऊपर आईएसआई के लोग चप्पा चप्पा छान रहे थे और नीचे उस अंधेरे में एक एक कदम सीमा की ओर बढ़ रहा था। ये तब तक चला जब तक कि सुरंग के दूसरे छोर पर एक हल्की सी रोशनी और एक अलग हवा का एहसास नहीं हुआ, जिसने ये साफ कर दिया कि सीमा पार हो चुकी है। एस्केप सफल रहा। भाग 5, चुराई गई खुफिया जानकारी। खैर, शारीरिक खतरा तो अब टल चुका था, लेकिन ध्यान रहे 7 साल बाद ये कोई खाली हाथ वापसी नहीं थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो जानकारी लाई गई उसने भारत की खुफिया रणनीति को आने वाले कई सालों तक एक अकल्पनीय ताकत दी। अंडरकवर एजेंटों की सूचियां, बेहद गोपनीय सैन्य योजनाएं और भारत के अंदर पल रहे स्लीपर सेल्स का पूरा नेटवर्क। ये ऐसी जानकारी थी जो केवल फाइलों में बंद रहने के लिए नहीं थी, बल्कि यह भू राजनीतिक स्तर पर एक इतना बड़ा हथियार थी जिसने आगे चलकर खुफिया एजेंसियों की पूरी दिशा ही तय कर दी। भाग 6, जासूस से एनएसए तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आकार लेती है। इस सफल एस्केप के बाद भी ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। ये कालानुक्रमिक टाइमलाइन एक अंडरकवर फील्ड ऑपरेटिव के राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के सफर को ट्रैक करती है। 1980 में सुरक्षित वापसी के बाद उन्होंने कई दशकों तक अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक बने और अंततः 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। जो व्यक्ति कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छिपाकर चलता था, वो आज देश की सुरक्षा का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुका है। अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। 24 घंटे के इस एस्केप और 7 साल के इस मिशन के हर एक सेकंड में क्या गुजरा होगा, ये शायद हम कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की इस अदृश्य दुनिया में न जाने और कितनी ऐसी अनकही जीवन रक्षक और बलिदान की कहानियां होंगी जो आज भी क्लासिफाइड खुफिया फाइलों में हमेशा के लिए बंद हैं। क्या हम कभी उन गुमनाम नायकों के बारे में जान पाएंगे?